हेलो मेरे प्यारे स्कूल साथियों, क्या हाल चाल आप सभी लोग का। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। जय हिंद, जय जवान। ठीक है, तो जोश हाई होना चाहिए। तो इसी के साथ श्री गणेश करते हुए, गणेश जी की वंदना करते हुए हर विद्यार्थियों को गणेश जी, सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। बुद्धि के दाता हैं, है ना। और माँ सरस्वती ज्ञान दायिनी है। तो इन्हीं के श्री चरणों में मैं शीश नमन करते हुए आज की आपकी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, और ये बेटा चैप्टर 2 है। जितनी भी आपने एनसीईआरटी में बातें पढ़ी है, उसको आपको कैसे याद रखना है, वो मैं इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। समझ गए सभी लोग? ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण क्या है। देखो, आप सभी के आसपास जितने जीव जंतु दिखाई देते हैं, और इन जीव जंतु में जो इनके अलग अलग प्रकार दिखाई देते हैं, ये सब हमारे आवरण का हिस्सा है। पर्यावरण, परि मतलब हमारे आसपास, आवरण मतलब वो सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जीवन जीते हैं, और उनमें हम भी अपने आप को इसका हिस्सा मानते हैं। समझ में आया? तो हमारे यहां पर देखो, एक तरफ मैंने क्या कहा, पेड़ पौधे, दूसरी तरफ मैंने क्या कहा, जीव जंतु, है ना। तो जहां पर जीव जंतु जानवर आ गए, कीट पतंगे आ गए, दैट इज कॉल फोना। और हमारे आसपास जो हमारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? फ्लोरा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्लोरा कहलाते हैं। समझ में आया? तो हमारे पर्यावरण, पर्यावरण समझ में आ गया। जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? पर्यावरण कहेंगे। ठीक है। अब सर यहां पर एक एक चीज क्लियर करो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगा। जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं, जो हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। तो क्या मानव पर्यावरण का हिस्सा होगा? मानव भी श्वास लेता है, मानव भी पाचन करता है, मानव भी उत्सर्जन करता है ना। और जीव जंतु जानवर भी, अरे आप कुत्ते की बात कर लो, खाना वो भी खाता है, खाना हम मानव भी खाते हैं, है ना। अब दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर यह है बुद्धि का, दिमाग का, है ना। ऐसा नहीं कि उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है, उनमें भी दिमाग है, तुम में भी दिमाग है, पर अंतर है प्रयोग का। इंसान ने, मनुष्य ने अपने दिमाग का अधिकतम प्रयोग किया है प्यारे बच्चों। समझ में आया? तो हम भी पर्यावरण का हिस्सा है। क्या मानव पर्यावरण का हिस्सा है? अरे है मेरे प्यारे दोस्तों, मानव भी पर्यावरण का हिस्सा है। समझ गए? पर्यावरण में क्या मिलेंगे? या तो पेड़ पौधे मिलेंगे बच्चों, या तो पेड़ पौधे मिलेंगे, या तो जीव जंतु मिलेंगे। जीव जंतु, अरे कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है। पेड़ पौधे, है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब आपको मिलने वाले हैं। ठीक। जो पेड़ पौधे हैं उनको कहा जाता है फ्लोरा, और जो जीव जंतु हैं उनको कहा जाता है फोना। फ्लोरा और फोना। ठीक। सर यहां पर आपने बात कही जैव विविधता की। सर जैव विविधता क्या है? जो जीवों में, पेड़ पौधों में जो विविधताएं, जो अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, उसे ही कहते हैं जैव विविधता। ठीक है। कैसी जैव विविधता? अरे मानव में विविधता नहीं पाई जाती। अरे पाई जाती, आप अपनी क्लास में देख लो, है ना। चुट्टू मुट्टू सोनू पिंटू, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई काला है, कोई गोरा है। समझ में आ रहा है सभी को? किसी में ज्यादा दिमाग है, किसी में कम दिमाग, किसी के लंबे बाल है, किसी के कम बाल है। लड़कियां हैं, लड़कियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोई माँ चंडी है ना, तो कोई शीतला माता है, कोई गौ माता है। समझ में आया? अरे मैं ऐसा लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा गलत नहीं समझना, ठीक है, माफी मांगूंगा। मतलब मैं सीधेपन से,
चंटपन से, है ना, विकराल रूप से, है ना, मैं सारे देवी देवताओं से कहीं ना कहीं मैं महिलाओं की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं उनको जोड़कर कहता हूं। ठीक है, तो वैसे ही जैव विविधता, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के हैं, समझ में आया? तो जैव विविधता होनी चाहिए भाई। गुलदस्ता में एक ही प्रकार का फूल रहेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या अलग अलग प्रकार के फूल रहेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा? तो एक गुलदस्ते में जो अलग अलग प्रकार के फूल मिलेंगे आपको प्यारे साथियों, वो क्या होगा? वो अच्छा होगा, वो गुलदस्ता सुंदर होगा, वो गुलदस्ता आकर्षक होगा। ठीक है, समझ गए? चलो, वनों, फॉरेस्ट का अहम योगदान रहता है। हवा, जल, मिट्टी, जल चक्र, जलवायु नियंत्रण आदि में पर्यावरण का महत्व होता है। वन एवं वन्य जीव संसाधन हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पर्यावरण में और किस किस का योगदान होता है, तो हमारे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वनों के बारे में। वनों की क्या स्थिति है, हवा का क्या योगदान है, जल का क्या योगदान है, मिट्टी का क्या योगदान है, जल चक्र, जलवायु में नियंत्रण कैसे पाना है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। और वनों के साथ साथ वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या महत्व है, इनका भी महत्व है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे वातावरण में संतुलन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। भाई वनों का कटाव होगा, वनों का कटाव होगा तो वन में रहने वाले जीव जंतु, हाँ, कहीं और उनको जाना पड़ेगा, दिमाग खराब होगा, क्योंकि उसकी जगह पे मानव रहेगा, क्योंकि मानव की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मकान, बढ़ता औद्योगिकरण, उद्योग, ये सब वनों का नाश कर रहे हैं। और वनों का नाश करने से जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है, पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं, इनके साथ साथ जंगली जीव जंतु में भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से पतन हो रहा है। धीरे धीरे वो बेचारे अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, बहुत सारे लोग वहीं पर मर भी जाते हैं। क्या करेंगे, उनको वैसे लायक वातावरण नहीं मिल पाता है। ठीक, तो ये था परिचय। आगे बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक, भारत में वनस्पतियों की, वनों की क्या स्थिति है ना, और जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी क्या स्थिति है, आइए हम समझते हैं। भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है भाई साहब। दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारत का बायोडायवर्सिटी के मामले में एक अलग क्या देखने को मिलता है, योगदान देखने को मिलता है। समझ गए? हमारे यहां पर 47,000 से भी ज्यादा, है ना, पादप प्रजाति। पादप मतलब जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पादप में पौधों को ज्यादातर गिना जाता है। ठीक, जिसमें लगभग 15,000 स्वदेशी हैं। लगभग 15,000 कैसे हैं, सिर्फ हमारे देश में उगे हुए हैं, और बाकी प्रजातियां देश विदेश से, हमारे यहाँ पर कई प्रकार के लोग आए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी लोग आए हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, जीवों की बात करें, 81,000 जीव जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती, बल्कि इससे ज्यादा ही। पक्षियों की 1200 से ज्यादा, मछलियों की 2500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, कीट पतंगे की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन 10% पौधे और 20% स्तनधारी प्रजातियां खतरे में हैं। क्या है? खतरे में है भैया। अच्छा, खतरे में क्यों है, क्यों दिक्कत आ रही है, अब मैं आपको बताता हूं। पेड़ पौधों के खतरे में आने का कारण, जीव जंतु के खतरे में आने का कारण, आपको इवन मैं ये भी बता सकता हूं कि बेटा मानव भी खतरे में आने वाला है। मानव भी खतरे में आने वाला है। कैसे आएगा, क्यों आएगा भाई? हुँ? समझना है बारी बारी से। थोड़ा मैं बाल ठीक ठाक कर लूं,
कि तुम समझाने वाला हूं। देखो, आप सभी जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, तेजी से बेटिंग हो रही है, दो दो चार चार बच्चा हर दिन एक व्यक्ति एक परिवार में कहीं ना कहीं जन्म रहा है। वो बात अलग है कि अब हम दो हमारे दो चल रहा है, लेकिन फिर भी लड़का लड़की के चक्कर में आज भी तीन चार तो बच्चे हो ही जाते हैं। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है प्यारे साथियों, तो सबको मकान की आवश्यकता होगी, सबको खाने की आवश्यकता होगी, है ना, रहने की आवश्यकता होगी, उनकी जरूरत की चीजें हैं भैया, गाड़ी मोटर कार फलाना ढीमका। अब यहाँ ये कैसे बनेगा? मानव की जरूरतें भी हैं, बड़े बड़े घर बनाने हैं, खेत भी चाहिए घर भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा भाई? बाहर अधिकतर भूमि तो जंगलों से घिरी है, जंगल काटो, उद्योग डालो, घर बनाओ। कॉलोनियां कटने लगी, पहले जहां खेती होती थी वो खेतों में प्लॉट कटने लगे, घर बनने लगे। अब क्या होगा लाला? अगर वन कटेगा तो वहां पर जो रह रहे हैं, अच्छा मान के चले तुम अपने घर में फ्लेक्सिबल रह रहे हो, तुमको घर से बाहर कर दिया जाए और कुछ ऐसी जगह रखा जाए जहां पर तुम खुश नहीं हो, या जहां तुम्हारे अनुसार एनवायरमेंट नहीं है, तुम अपने घर में नहीं हो, तो तुम ठीक से रहोगे? नहीं रहोगे। तो वो भी दिल से श्राप देगा ना कि कम वक्त, तो तुमने मेरा घर छीना है, मैं तुम्हारा घर छीनूंगा। ठीक है ना? पेड़ पौधों को आप काटते जाओगे तो पर्यावरण में वैसी, अगर पेड़ पौधे कम होंगे तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हम्म। और इसी के चलते हमारे यहाँ पर जंगल या कई पेड़ पौधों की प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होते जा रही हैं, क्योंकि लोग उस मात्रा में लगा नहीं रहे हैं, वापस पेड़ पौधे नहीं आ रहे हैं, कई प्रजातियां ही नहीं पता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। कई प्रजातियां पेड़ पौधों की ऐसी जो पर्टिकुलर किसी जगह पर है, मान के चले इंदौर में किसी प्रकार का पेड़ पाया जाता है, वो कहीं और नहीं पाया जाता, और इंदौर में ही जंगल की कटाई हुई और पता चला कि यार ये तो अब तो ये कहीं और मिलेगा ही नहीं, है ना? तो ऐसी चीजों के कारण क्या हो रहा है कि हमारे जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं और पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है? यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। ये भारत का वो क्षेत्र है जहां पर लोग अपनी जीविका जंगलों के माध्यम से चलाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर जंगल कटेंगे तो इनकी जीविका, जीविका का मतलब वो नहीं जो 1000 मेरी बहना वाला है, जीविका का मतलब यहाँ पर इसका इससे है कि जितने भी लोग जंगलों के पर निर्भर रहते हैं, जंगल में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी जनजाति लोग हैं, जिनका जीवन यहाँ पर वहीं पर होता है, उनके आय के साधन पेड़ पौधे या वहां के जीव जंतु होते हैं, है ना? पर अगर वहां से उनको काट दिया जाए तो ये भी बेचारे बेघर हो जाएंगे। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाते हुए, ये लगाते हैं बांस के पौधे, छोटे छोटे जंगली उत्पादकों को, है ना, उत्पादकों को बेचती आदिवासी महिलाएं, जंगली उत्पादक बेच के इनका जीविका उपार्जन हो रहा है ना, मतलब इनकी जिंदगी चल रही है। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं सूखी पत्तियों को एकत्रित कर रही है, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज करते हैं बेटा। ठीक। अब हम देखते हैं कि जो खतरे में उनके लिए क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण IUCN के अनुसार। देखो हमारे यहां पर क्या कह रहा है, एक इंटरनेशनल संस्था है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका काम क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, दुनिया भर में जो पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, इसके साथ साथ दुनिया भर में जो जीव जंतु की प्रजातियां कैसी हैं, खतरे में है, खतरे में है, तो ये उसको क्या करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं। क्या करती हैं? इसको पॉइंट आउट करती हैं और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है? मान के चले टाइगर, टाइगर की संख्या धीरे धीरे भारत में कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो उन्होंने बोला नहीं भैया ये खतरे में है तुम्हारे यहाँ के टाइगर, इनको तुम बचाओ। सरकार को बोलती है इनको संरक्षण करने के लिए कुछ काम करो, है ना? तो ये एक बुक जारी करती है, उसमें जो अलग अलग प्रजातियां हैं
उनके हिसाब से वो क्या करती हैं, उसमें अलग अलग कलर की बुक डालती हैं। कुछ सामान्य प्रजातियां हैं, है ना, कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, कुछ सुभेद्य प्रजातियां हैं। सुभेद्य प्रजाति मतलब अभी वो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर उनको हमने सिक्योर नहीं किया तो आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए बंदर, बंदर ठीक ठाक मात्रा में आपको मिल जाएंगे, है ना बेटा, लेकिन धीरे धीरे इनकी भी संख्या आपने देखा होगा कम होते जा रही है। हम भले ही ध्यान नहीं देते, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे से आपको कम दिखाई पड़ेगी, है ना, इनकी संख्या क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। अब क्या होगा, अगर इनको संरक्षण नहीं दिए तो ये संकट में आ जाएंगे। फिर ठीक, फिर दुर्लभ प्रजातियां मतलब ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष जगह पर ही मिलेंगी। पेंगुइन, पेंगुइन आपने देखा होगा कि दुर्लभ प्रजाति है, ये समुद्र किनारे ही आपको मिलेगा। ऐसी कई प्रजातियां हैं, गांव कुत्ते गांव में मिलेंगे, शहर में नहीं मिलते बेचारे, ठीक है। चलो, उसके बाद में कुछ स्थानीय प्रजातियां जो पर्टिकुलर किसी स्थान में ही मिलती हैं, इनको एंडेमिक प्रजातियां कहते हैं। कुछ लुप्त मतलब ऐसा है कि अब समाप्त हो चुके, जैसे डायनासोर, अब ये क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पर इसका कुछ थोड़ा सा भी मिला तो ये संरक्षण करने का कार्य करेंगी, ठीक है बेटा। जैसे अभी हम देखते हैं टाइगर्स की बात करें, या एक सिंग वाले वो जंगली गैंडा की बात कर लें, है ना, तो टाइगर्स में अलग अलग प्रकार के आपको टाइगर मिलेंगे। बंगाल टाइगर है, साउथ क्या है, दक्षिण साउथ चिंग, उसके बाद में क्या है, इंडो चाइनीज टाइगर, साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, क्या है, सुमेट्रोन टाइगर। तो टाइगर भी ये, तो ये इसको बोलेंगे कि ये टाइगर्स की विविधता है, डायवर्सिटी है ना। तो अलग अलग प्रकार के टाइगर, जैसे बंगाल टाइगर आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, है ना, सुंदरवन जो दलदली इलाका है वहां पर वो रहता है, तो वो पर्टिकुलर वहीं मिलेगा बंगाल टाइगर। अगर बंगाल टाइगर को धीरे धीरे समाप्त अगर होते गए, अगर तुमने शेव नहीं किया, तो फिर बंगाल टाइगर भी खतरे में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। भारत में, भारत में हाल ही में आपको नए आंकड़े बता रहा हूं, तो भारत सरकार ने हाल ही में 2022 से अफ्रीकी चीता, अफ्रीकन जो चीता है, उसको पुनर्वास परियोजना शुरू की है। सर भारत ने, है ना, इसको संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या योजना बनाई, तो भारत सरकार ने हाल ही में 2022 से टाइगर की अगर मैं बात करूं तो उसको पुनर्वास करने के लिए परियोजना चालू करी। कहां पर चालू की, तो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क, ये कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश में है ना। तो यहां पर अफ्रीकी चीता को लाया गया, क्योंकि अब ये चीता यहां पर समाप्त हो चुका है, ठीक। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए अफ्रीकी चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाने की कोशिश चल रही है। ध्यान रहे ये अफ्रीकी चीते हैं, एशियाई नहीं। क्या है ये, अफ्रीकी चीते हैं, एशियाई चीता नहीं है। एशियाई चीता भारत से लुप्त हो चुका है 1952 में, अब सिर्फ ईरान में मिलता है। ये तो हो गई चीता की बात। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि टाइगर के अलग अलग प्रकार हैं, तो इसमें टाइगर भी समाप्त होते जा रहे हैं, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे हमने उनको सिक्योर करते करते इनके लिए एक प्रोग्राम चलाया, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। आगे आपको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी मिलेगा। वन एवं वन्य जीव संसाधनों के ह्रास के कारण, है ना, अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये समाप्त क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। 1951 के बाद भारत में कृषि भूमि तेजी से बढ़ी है, जंगलों का क्षेत्र घटा है, जंगलों का क्षेत्र घटा है। विकास परियोजनाएं 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल सिर्फ बांध, नहर और खनन के लिए साफ हुए हैं। वन उत्पादकों की व्यवसायिक मांग लकड़ी, कागज, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, रबर आदि के लिए अंधाधुंध कटाई। शिकार और अवैध व्यापार, बाघ की खाल, हाथी के दांत, गैंडे का सींग, मोर के पंख आदि की क्या की जाने लगी, तस्करी करने लगे। जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो हर साल लाखों लोग जंगल पर निर्भर हो गए, जिससे अत्यधिक दबाव बढ़ा। फिर चराई का दबाव,
मवेशियों की संख्या 40 करोड़ सीधे वनों की घास एवं झाड़ियों पर निर्भर है। तो भाई सब कहीं ना कहीं वनों से संबंधित हैं, और जब वनों का कटाव होगा तो उसका प्रभाव वन्य जीवों पर भी पड़ता है। तो हमने बोले कि हमने प्रोजेक्ट चीता ये वाला फलाना ढिमका तो किया, खतरे में तो हैं और इनको संरक्षित करने के लिए ये संस्था भी काम कर रही है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है तो उसके कारण पर भी बेटा हम लोगों ने बात कर ली, उसके कारणों पे भी हमने यहां पर बात कर ली। ठीक है, कि वन और वन्य जीवों के हास का क्या कारण है। ठीक, अगला, भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण, तो इसके लिए सबसे पहले वन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, शिकार और शिकार उत्पादकों का व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत देश भर में संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। क्या बनाया गया? जब वन्य जीव संरक्षण आया, भारत सरकार ने बीड़ा उठाया कि अब हम देश भर में जो भी जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, हम उनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे। समझ में आया? तो इन्होंने नेशनल पार्क बनाए गए, है ना। और वर्तमान में लगभग आपको बता दूं 107 राष्ट्रीय उद्यान बन चुके हैं, और 500 से ज्यादा 600 के आसपास आपको वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेंगे। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एनसीईआरटी में यही संख्या 17 बताई गई है, पर वो पुरानी एनसीईआरटी नई में 18 बायो रिजर्व आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? 18 बायो रिजर्व मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। संरक्षण की प्रमुख योजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर चला गया 1973 में बाघ संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में हाथियों की संरक्षण हेतु। गैंडा परियोजना असम और पश्चिम बंगाल में चलाई गई। मगरमच्छ परियोजना मगरमच्छ की रक्षा हेतु चलाया गया। किसकी रक्षा हेतु चलाया गया? मगरमच्छ की रक्षा हेतु चलाया गया। ठीक, वन्य जीव अधिनियम आता है। देखो, एक क्या आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब आएगा वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, उसके बाद में वन्य जीव, इसमें वन्य जीव आएगा, वन्य जीव अधिनियम 1980। तितली, पतंग और एक ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की 6 जातियां इस सूची में रखी गई। ठीक है, किसमें? इस अधिनियम के तहत, कि हम इनको भी देखो। तो हाल ही में तितली, पतंग और ड्रैगन फ्लाई को संरक्षित जातियों के अंतर्गत रखा गया है, इनका संरक्षण किया जाएगा। और 91 में पौधों की 6 प्रजातियों को इस सूची में रखा गया था। ठीक, वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, है ना। अगले पेज में आप जाओगे तो वनस्पति एवं वन्यजीव संसाधन के प्रकार, कितने प्रकार के? भाई हमारे यहां पर वनों की अगर हम बात करें तो वन बेसिकली बेटा 3 प्रकार के मिलेंगे। एक है आरक्षित वन, एक है संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत। रक्षित वन भी कहा जाता है, हम इसको संरक्षित वन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, और एक होता है अवर्गीकृत वन। एक क्या होगा? अवर्गीकृत वन। ठीक है, समझ गए?
देखो, आरक्षित वन क्या होते हैं सबसे पहले समझना। मैं शॉर्ट में क्लास ले रहा हूं बेटा, ये है ना, डिटेल क्लास वो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आरक्षित वन, आरक्षित वन का मतलब ये होता है जहां पर मानव का, है ना, किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, वहां आप जा नहीं सकते, वहां आप वनों की कटाई वर्जित है, वहां पर बिना अनुमति के प्रवेश निषेध किया जाएगा, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां के जो नियम हैं, नियम कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। नियम कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। ठीक, ठीक है, चलो अगला, अगला संरक्षित वन। संरक्षित वन किसे कहेंगे? संरक्षित वनों की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो यहां पर नियमों की थोड़ी सी ढील होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जो हमने आरक्षित वनों की बात करे तो उसमें एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, एग्जाम्पल जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आरक्षित वन, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक, ये आरक्षित वनों के अंतर्गत आएंगे। और संरक्षित वनों के अंतर्गत यहां पर थोड़ी सी नियम की ढील, मतलब मानव जा सकते हैं, हां, बस यहां पर चराई नहीं की जा सकती, वनों को नहीं काट सकते, लेकिन सूखी लकड़ियां बीन सकते हैं, सूखी लकड़ी बीन सकते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग जो जंगल के करीब में रहते हैं। ठीक है, तो संरक्षित वनों का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो अभ्यारण्य है ना, जो वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, सेंचुरी जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आते हैं हाँ सॉरी, तीसरा क्या है, अवर्गीकृत वन। मतलब ऐसे बहुत सारे वन हैं, है ना, जिनको ना तो संरक्षित किया गया है ना तो आरक्षित किया गया है, वो अवर्गीकृत वन है। जैसे तुम्हारे गांव के पास में आपको वन मिल जाएंगे, पहाड़ी मिल जाएगी, हैं, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट कवर होता है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलो, समुदाय और वन संरक्षण, सामुदायिक संरक्षण। देखो, वनों के संरक्षण के लिए किन किन लोगों ने, देखो भारत सरकार ने तो जो जो काम करी मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे संगठन जिन्होंने इनके लिए क्या किया बेटा,
कार्य किया। समझ में आया? समझना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया, लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर बचाया। बिश्नोई, ये बिश्नोई गलत लिखा है, सही ऐसा लिखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा। बिश्नोई समुदाय राजस्थान का है और हिरण और पेड़ों की रक्षा करता है। चिपको आंदोलन आपको नहीं पता होगा, याद रखना, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना? कौन? सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं, इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। कहां पर? उत्तराखंड में। लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर बचाया। कैसे? क्योंकि यहां पर कार्य हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो वहां लोगों मतलब सरकार का कहना था कि वहां से पेड़ वेड़ काटेंगे, रेलवे लाइन गुजरेगी, तो इनका कहना था कि वहां के पेड़ों को मत काटो, अगर कोई काटने आएगा तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, पेड़ों से लटक जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये बात इन्होंने कही। ठीक, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी को दे दी, है ना। मतलब इन्होंने इतनी भूमि जो है, वन भूमि भैरव देव डाकऊ सेंचुरी है वहां पर एक राजस्थान में, उसको दे दी। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहां पर पवित्र उपवन धार्मिक मान्यता से पेड़ों को बचाया जाता है। नागालैंड में स्थानीय समुदाय ने शिकार पर रोक लगाई है, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई है ना। और बाकी उड़ीसा या जो बाकी राज्यों में जो है ना, किसके पेड़ पौधों को पवित्र उपवन मानकर उनको बचाया जाता है, उनको काटा नहीं जाता। आज भी हम देखें तो हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं जिसमें गाय सर्वोपरि है, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं जिसमें पीपल सर्वोपरि है ना। पीपल के पेड़ के नीचे आपने देखे पूजा करते हैं। पौधों की बात करें तो तुलसी का पौधा पूजा जाता है ना। तो आज भी भारत में मान्यताएं हैं, बस सब लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उनको बचाने का उपाय ढूंढते हैं। ठीक, एक है राष्ट्रीय वन नीति। आपको पता है कि पीपल के पेड़ को पूजनीय क्यों माना गया? क्योंकि बेटा पहले के लोग सोचो कितने दिमागदार थे, उनको पता था कि पीपल का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन आती है और ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो ये सारे पेड़ों में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने बोला हम धर्म वाले लोग कैसे हैं, हिंदू धर्म कैसा है, बस आप बता दो कि ये भगवान का है, हाथ भी नहीं लगाएंगे उसको। पूजा की जाने लगी। छायादार भी था, हर तरीके से पीपल का पेड़ इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति की। वन नीति कब आती है? 1988 में। उससे पहले आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एक अधिनियम आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बच्चों 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आता है। ठीक, 1988 पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई। ठीक, लक्ष्य क्या था? देश की भूमि का 33% भाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए। अनाच्छादित होना मतलब ढका होना। ठीक,
चलो हो गया। तो इस तरीके से हमने सारे अधिनियम भी देख लिए, और आपको पाठ में इतनी ही चीजें याद रखना है, एकदम की पॉइंट्स बता दिया हूं, इतना अगर याद है आपको कैसे क्वेश्चन आंसर करना है। हम क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके पेपर के पहले चलाएंगे, बस उतने क्वेश्चन आंसर कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। बस समझने के लिए इतनी चीज काफी है। जय हिंद, जय भारत।